हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपका डिस्कस करूंगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जो एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, आज भी वही कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट सुने लास्ट तक। हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं सुने हैं तो वो भी उनको सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छे से जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन का। जो है वो आपको पिक्चर्स के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये भी एम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनमें आए हुए थे। ठीक है, जो प्रीवियस 20 क्वेश्चन थे वो मैंने अपने कल के वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट। रिफ्लेक्सेस में यहाँ पर जो है वो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से पूछा है कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी सभी होते हैं, कोई एक इनमें से नहीं होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास पैराशूट रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स एंड सक रिफ्लेक्स या सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, सो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस और जो हमारे पास ओरल रिफ्लेक्स हैं, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये सभी रिफ्लेक्सेस जो है वो इन डिटेल मैंने अच्छे से ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आपको सभी के बारे में नॉलेज लेना है तो आप वहाँ से उनको सुन सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ पैराशूट रिफ्लेक्स। ठीक है, जो पैराशूट रिफ्लेक्स है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, बाकी पाल्मर, मोरो एंड सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे में। सकिंग रिफ्लेक्स जैसे बेबी के माउथ में जो है अगर मदर का निप्पल डालते हैं या कुछ कोई भी चीज़ फिंगर हम डालेंगे तो बच्चा उसको जब वो सक करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ अ सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, और पाल्मर मीन्स पाम से है, तो अगर हम बच्चे का जो उसने क्लोज फिस्ट किया होता है उसके हाथ में कुछ ऐसे देंगे, वैसे वो ओपन ही नहीं करता है बट फिर भी अगर आप देंगे तो इमीडिएटली उसको वो क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो वो पाल्मर रिफ्लेक्स है हमारे पास। ठीक है, और मोरोस और पैराशूट रिफ्लेक्स क्या है वो मैं आपको पिक्चर की हेल्प से यहाँ पर बताती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, पहले हम पैराशूट रिफ्लेक्स जो इसका आंसर था उसके बारे में आपको बताती हूँ। पैराशूट रिफ्लेक्स जो है वो अपीयर होता है नियर अबाउट 6 to 9 मंथ्स के पास और उसके बाद परसिस्ट आउट रहता है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो जैसे बच्चे को इन्होंने होल्ड किया है, तो वैसे अगर हम बच्चे को पकड़ेंगे और उसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे तो उसको लगता है कि कोई मुझे गिरा ना दे या मैं गिर ना जाऊँ, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी आर्म्स को ऐसे फैला देता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ही बच्चे को नीचे की तरफ लेके जाएं तो बच्चे की आर्म्स को आप देखिए कैसे उसने ओपन कर दी है अपनी आर्म्स। ठीक है, तो जैसे पैराशूट होता है, जैसे हम गिरते हैं तो फिर जैसे गिरेंगे तो एकदम से पैराशूट ओपन हो जाता है, वैसे ही बच्चे को लग रहा है कि उसको नीचे गिरा रहे हैं तो वो एकदम अपनी आर्म्स को जो है वो एक्सटेंड कर देता है एज अ डिफेंसिव रिएक्शन। ठीक है, तो वो पैराशूट की एक अपीयरेंस ले लेता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पैराशूट रिफ्लेक्स। ये है हमारे पास मोरल रिफ्लेक्स। मोरल रिफ्लेक्स क्या होता है, ये जो है ये बर्थ से लेके अंटिल 3 मंथ्स की एज तक जो है वो मोरल रिफ्लेक्स बच्चों में रहता है। और इसमें जो है अगर हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेंगे और उसका थोड़ा सा उसकी बॉडी की सिमेट्री डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे या उसको हेड की तरफ से थोड़ा सा ऐसे फॉल बैक करने की कोशिश करते हैं, तो बेबी को क्या लगता है कि उसको मीन्स कुछ डेंजर है या वो उसकी सिमेट्री बॉडी की डिस्टर्ब हो रही है, उसको चोट ना लग जाए, तो एकदम से उसकी इन अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि अपने लिम्स को एकदम से फ्लेक्स कर लेता है। उसको डर लगता है अपने लिम्स को फ्लेक्स कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने लिम्स को उसने फ्लेक्स कर लिया है। ठीक है, और उसके हैंड्स हैं, अपने हैंड्स को उसने एकदम से फैनिंग ऑफ फिंगर्स, एकदम से अपने हैंड्स को फ़ैन की तरह, जैसे फ़ैन में हमारे पास जो है वो उसके ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, 3-4 ब्लेड्स होते हैं, तो वैसे ही बच्चे ने यहाँ पे अपनी फिंगर्स को ओपन कर लिया है फ़ैन की तरह। तो इस तरीके का जो है वो एक बच्चा रिफ्लेक्स शो करता है, दैट इज़ नोन एज मोरो रिफ्लेक्स। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऑल द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, यहाँ जो है उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट उतना नहीं करती है जितना कि बाकी सभी करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, माल न्यूट्रिशन एंड मीजल्स। ठीक, सो द राइट आंसर इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है वो इतना बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
जो है वो इतना अफेक्ट नहीं करता है, रादर देन बाकी सभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो अगर हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप्स की बात कर रहे हैं और रेफरल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये सभी जो है वो ICDS के अंडर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया है। बट आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, पूछ रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के लिए जो है ये यूजुअली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उनको एप्लीकेबल होता है। तो एज ग्रुप आपके पास क्या दिया गया ऑप्शंस में, 12 to 14 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स एंड 3 to 6 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज 3 to 6 ईयर्स। 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, जो ICDS स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं, वो उनको मिलेंगी। उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं सर्विंग चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, बट इन्होंने स्पेसिफाई किया था क्वेश्चन में, आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। तो न्यूट्रिशन, जब बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी में जाएगा या मिड डे मील स्कूल जो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, मील प्रोवाइड की जाती है, तो वो 3 to 6 जो हमारे पास प्री स्कूलर एज ग्रुप में आएगा तो उनको दिया जाता है। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन तो चलता है फ्रॉम बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, हेल्थ चेकअप्स भी होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके की दी गई थी 3 to 6, अगर यहाँ पे 0 to 6 लिखा होता तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता। ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं, सब ICDS की क्या सर्विसेज होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हमारे पास है, प्री स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है और रेफरल सर्विसेज है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो 0 to 6 ईयर्स के बच्चों में और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। इन्फेंट में जो है वो प्रेफर्ड साइट क्या है जहाँ पर जो है वो हम बच्चे को IM इंजेक्शन जो है वो लगा सके। ठीक है, तो वैसे तो ये सभी ही हैं, बट प्रेफर्ड साइट क्या है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, वेस्टस लेटरलिस मसल, ग्लूटियल मसल, डेल्टोइड मसल एंड ट्राइसेप्स मसल। ठीक है, तो ये सभी वैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यहाँ इन सब पे देते हैं, बट बच्चों में नहीं देते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेफरेबल साइट कौन सी है जिसमें हम इन्फेंट्स को IM इंजेक्शन दे सकते हैं। सो द राइट आंसर इज वेस्टस लेटरलिस मसल। ठीक है, यहाँ पे मसल मास ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों को हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। साइट कैसे है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास वेस्टस लेटरलिस मसल, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द पॉइंट इन्होंने मार्क किया है। इस तरीके से जो है वो हम आप इसको लोकेट करेंगे और यहाँ पर इंजेक्शन बच्चे को देंगे। और ये डेल्टोइड के लिए इन्होंने मार्क लगाए हुए हैं। ठीक है, एक्रोमेन प्रोसेस और डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के बीच का जो मिड पॉइंट लिया है वहाँ पर ये इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीवियर एस्फेक्सिया इज इंडिकेटेड बाय एन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इन डिटेल। ठीक है, तो अपगार स्कोर जो वो हम 1 to 5 मिनट में करते हैं। ठीक है, और इसके डिफरेंट 5 पैरामीटर्स हैं जिनको हम इसमें असेस करते हैं। ठीक है, और उन्हीं सब असेसमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी को एस्फेक्सिया है तो उसमें एक बच्चे का जो है वो अपगार स्कोर कितना आएगा वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 5 to 7, 7 to 9, 3 to 5 एंड 0 to 3। इसका मैक्सिमम जो स्कोर होता है दैट इज़ 10। ठीक है, तो अभी जो इसका राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ 0 to 3। अभी सीवियर एस्फेक्सिया है, एस्फेक्सिया में क्या है हमारे पास, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसका बताती हूँ इन डिटेल। एस्फेक्सिया क्या है, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है रेस्पिरेशन में समवेयर कुछ इंटरफेरेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो अब रेस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ, मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम है हमारी बॉडी में। जो भी बच्चा एयर को रेस्पायर्ड कर रहा है उसमें ऑक्सीजन उसको कम आ रही है, और जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स टिश्यू में ऑक्सीजन कम जा रही है, ब्रेन को सप्लाई ऑक्सीजन की कम जा रही है। ठीक है, तो दैट ऑल लीड्स टू द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द चाइल्ड एंड उसको डेथ में लीड कर देता है। ठीक है, और बॉडी से प्रॉपर्ली जो है जब उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस ही जो है वो इंटरफेयर हो जाएगा तो वो बॉडी में ऑक्सीजन भी नहीं ला पाएगा और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से बाहर जो है वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस, एक्सीडेंट्स, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। ठीक है, तो चाइल्डहुड इलनेस का एक मेजर कॉज आपसे यहाँ पूछा गया है। एक्सीडेंट, जैसे बच्चे का होम एक्सीडेंट हो जाता है प्ले करते टाइम या घर पे किसी तरीके से, तो वो यहाँ पर आएंगे। या माल न्यूट्रिशन के बारे में कहा गया है, जैसे बच्चे खाते नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो उनकी बॉडी में खाते नहीं है, बहुत ज़्यादा खा लेंगे। माल न्यूट्रिशन कवर्स बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, या उनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या इन्फेस्टेशन, जैसे वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि बच्चों का डे टू डे एक्टिविटी जो उनका है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, बट अगर वो अच्छे से अपना इंटेक नहीं अच्छे से लेंगे फूड का, ठीक है, तो फूड का इंटेक इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो कहीं समवेयर उनका माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और या तो वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा देंगे, अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तब भी उनका माल न्यूट्रिशन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन बोथ कम अंडर द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको जो है वो हमारे पास जो है वो अंडर न्यूट्रिशन में और ओवर न्यूट्रिशन में, दोनों में इसको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ द चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट देखिए, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शंस के हिसाब से समवेयर थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, बट ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हम रूम टेम्परेचर पे कितना टाइम तक जो है, कितना आवर्स तक जो है वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अभी रूम टेम्परेचर बताया गया है, तो रूम टेम्परेचर यूजुअली हम ले लेते हैं कि या नियर अबाउट इट्स 25 टू 20 सॉरी नियर अबाउट जो है वो 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना एक आसपास एक रूम का टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अगर करेंगे तो वो आपको उसके हिसाब से उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके हिसाब से जो है वो कितना टाइम तक जो है वो हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शन है हमारे पास 4 आवर्स, 6 आवर्स, 2 आवर्स एंड 8 आवर्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 आवर्स। ठीक है, तो नियर अबाउट 4 आवर्स के लिए जो है वो हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक गाइड यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ, टू स्टोरिंग फॉर द ब्रेस्ट मिल्क विद ममाज चॉइस ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर स्टोरेज एरिया क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है। सो रूम टेम्परेचर जो है अबव 25 डिग्री सेल्सियस अगर जाता है तो हम 1 आवर के लिए ही स्टोर करेंगे। अगर 25 से कम है तो फिर हम उसमें 4 आवर्स के लिए भी कर सकते हैं। और अगर 15 तक है तो फिर 1 डे के लिए, 4 तक है उसका तो 2 to 3 डेज़ के लिए। इस तरीके से जो है वो हम इसको अप टू 3 मंथ्स, कहीं कहीं पे तो अप टू 6 मंथ्स तक भी इसको जो है वो स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेशन गिव्स फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास एक बच्चा है जिसको हम अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, ठीक है, या एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, वो बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, अभी मदर जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, बट कैसे समझ में आएगा कि बेबी जो है वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है। उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का जो इजेक्शन सिक्रीशन हो रही है मदर के ब्रेस्ट से वो प्रॉपर है, सफिशिएंट है। ठीक है, सो वो पता करने के लिए ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से हम क्या एक फाइंडिंग्स लेंगे जो बताएगी दैट इज इंडिकेशन फॉर द एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। तो ऑप्शंस है हमारे पास, पासिस यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। ठीक है, और बच्चा जो है वो एक दिन में 8 से 10 बार जो है वो यूरिन पास कर रहा है। क्राइज फ्रिक्वेंटली, बार बार क्राई कर रहा है। रेस्टलेसनेस हो रही है बच्चे को, ठीक है, वो हैप्पी फील नहीं कर रहा है। ठीक है, गुड सकिंग रिफ्लेक्स है, बच्चा जो है उसका सकिंग रिफ्लेक्स अच्छा है। जब भी उसके ब्रेस्ट में हम मदर का जैसे निपल इंसर्ट करते हैं तो वो सकिंग अच्छे से अटैम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे पता चलेगा, तो कोई भी चीज़ है जब उसका रिजल्ट आएगा तभी समझ में आएगा कि उसने कितना अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे पता चल रहा है, अभी बच्चे ने अच्छे से ब्रेस्ट फीड किया तो रिजल्ट कैसे पता चला, जब उसने जो है 8 to 10 टाइम्स जो है वो यूरिन को पास किया उसकी बॉडी से। दैट मीन्स उसकी बॉडी में कुछ तो गया होगा। ठीक है, तभी उसने जो है वो 8 to 10 टाइम्स यूरिन पास किया है। नॉर्मली 6 to 8 भी होगा तब भी वो हमारे पास, हम उसको कंसिडरेबल लेते हैं। ठीक है, बाकी बच्चा क्राई कर रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसको प्रॉब्लम तो है, मे बी शायद वो हंग्री है, रेस्टलेसनेस है वो हो रही है तभी वो हंग्री हो सकता है। और गुड सकिंग रिफ्लेक्स किसी बच्चे का अच्छा है, दैट डजंट मीन कि उसको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी प्रॉपर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग और क्या यहाँ पर है, बेबी सेटिस्फाइड विद द फीड, बेबी बच्चा सेटिस्फाइड आपको लग रहा है, हैप्पी है।
और जो उसका वेट लॉस है वो फर्स्ट वीक में लेस देन 10% से ज़्यादा नहीं हो रहा है, उतना ही है। एंड बेबी गेन्स एटलीस्ट 160 ग्राम इन फॉलोइंग वीक्स और मिनिमम 300 ग्राम इन फर्स्ट मंथ में, मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम इतना तो उसको वेट गेन करना चाहिए। एंड बेबी पासिस यूरिन एवरी डे ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी फीड, ठीक है। तो नियर अबाउट हम 8 to 10 टाइम्स तो बच्चे को फीड कर ही देते हैं और उसके हिसाब से बच्चा यूरिन भी पास कर देता है, ठीक है। बेबी स्टूल चेंजेस फ्रॉम डार्क टू लाइट ब्राउन और येलो बाय द थर्ड डे। तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे फीड कर रहा है उसका बॉडी में जाएगी चीज़ें और उसको एलिमिनेट भी वो करेगा प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर कोड ऑफ कैनुला यूज्ड फॉर चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड के लिए कलर कोडिंग के कैनुला की बात यहाँ पे की गई है और वो पूछ रहे हैं कि कौन से कलर का जो है वो हम कैनुला यूज़ करते हैं बच्चों में। तो कलर्स हमारे पास हैं येलो, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो हम बच्चों में जो यूज़ करेंगे दैट इज़ येलो, ठीक है। येलो कलर का जो है वो हम यूज़ करेंगे और ये हमारे पास होता है 24 गॉस का जो कैनुला है वो हम बच्चों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकियों का भी यहाँ पे जो है वो मैंने साइज़ मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर की हेल्प से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च जॉइंटली बाय, किन्होंने जो था वो साथ में मिलकर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। इस हॉस्पिटल का मेन पर्पस यही था कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को जितना हो सके उतना प्रमोट करें, ठीक है। तो इसके 10 पॉइंट्स भी इसमें मेंशन किए गए थे, तो वो भी अगर आपको अच्छे से सुनना है तो आप मेरे चैनल पे जो है वो इस वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल चैनल मैंने अपना वीडियोस पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास यूनिसेफ एंड WHO एंड FAO एंड यूनिसेफ एंड FAO एंड WHO एंड रेड क्रॉस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज यूनिसेफ एंड WHO। इन्होंने मिल के जो था जॉइंटली इन्होंने जो था वो लॉन्च किया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव टू प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को जितना हो सके उतना प्रमोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी जो है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी जो है हमारे पास जो है वो बच्चों में एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है और ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनमें अटेंशन डेफिशिएंट नाम से क्लियर है कि वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए, तो स्विच बहुत जल्दी करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे और हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जी उनमें होती है, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक हायर एनर्जी के साथ परफॉर्म करना उनको अच्छा लगता है, इम्पल्सिव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव चाइल्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास डिफिकल्टी इन ईटिंग, इम्पल्सिविटी, इनअटेंशन एंड ओवर एक्टिंग, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डिफिकल्टी इन ईटिंग, ऐसा नहीं होता है, बाकी वो इम्पल्सिव भी हैं, जैसे मैंने कहा इनअटेंशन है, टेंशन ज़्यादा नहीं देते हैं, और वो ओवर एक्टिंग है, ठीक है, ज़्यादा हाइपर एक्टिव उनका नेचर है, ज़्यादा एनर्जी है तो ओवरली रिएक्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, इनमें से एक कंडीशन ऐसी है जो मीजल की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिमेनिंग बाकी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, एंसेफेलाइटिस एंड लैरिंजाइटिस, ठीक है। सो द राइट आंसर इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है मीजल की, बाकी जो है वो हमारे पास मीजल की कॉम्प्लिकेशंस में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर इन्फेक्शन कैन रिजल्ट टू हियरिंग लॉस और डायरिया भी होता है, निमोनिया भी होता है, ठीक है, और एंसेफेलाइटिस भी होता है, आई डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये सभी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हमारे पास मीजल्स इन्फेक्शन का निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन चिल्ड्रन इज, ऑप्शन है हमारे पास क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, chronic lymphoid leukemia, acute myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज acute lymphoblasttic leukemia जो है वो ज़्यादातर बच्चों में देखा गया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया जो बच्चों में है वो acute lymphoblastic leukemia देखा गया है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, इसमें जो है बॉडी बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स
को बनाती है एंड ऑल गेट वर्स क्विकली एंड इज़ द मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन। और वो एकदम से उनका जो है वो मतलब जो जितना जल्दी उन्होंने वाइट ब्लड सेल्स की बहुत ज़्यादा बनाया उतना ही जल्दी जो है वो अपना फंक्शन भी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, उनका स्ट्रक्चर इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया है तो इसमें भी जो है वो इनइफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है और ये भी कॉमन है मैन में बट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, बट जो बच्चों में है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लेक्स रिजल्ट इन। अब अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में जो है वो इंजरी हुई है, अभी हमें देखना है कि उसकी वजह से क्या कंडीशन कॉज होती है। फेशियल पाल्सी, अर्ब्स पाल्सी, फ्रेनिक नर्व पाल्सी एंड क्लेमकेस पाल्सी, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्ब्स पाल्सी, ठीक है। अब ये क्या है, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर हुआ है कि जब इंजरी होती है हमारे पास अपर ब्रेकियल प्लेक्स में तो उसकी वजह से अर्ब्स पाल्सी होता है, बट दिखने में कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन, जैसे यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और मेंशन किया था क्लम केस, ठीक है। ये क्लेम केस यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्लम के पैल्सी, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है ये। तो आप देख सकते हैं अर्ब्स पाल्सी में क्या है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो ब्रैकियल जो प्लेक्सिस है उनको यहाँ पर इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्टिब्रा है हमारे पास सर्वाइकल फिफ्थ और सिक्स वर्टिब्रा के पास जो हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकियल प्लेक्सिस हैं उनका जो यहाँ पर जो नर्व्स हैं उनकी जो यहाँ पर डैमेज हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है इंटरनल रोटेटेड एंड अबडक्टेड आर्म। यहाँ पर आप देखिए इसकी आर्म की पोजीशन इस बच्चे की, तो ये इंटरनली रोटेट कर चुकी है और अबडक्टेड आर्म हो चुकी है, ठीक है। एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड फोरआर्म हो गया है और फ्लेक्स्ड रिस्ट है, ये देखिए इसकी रिस्ट कैसी है फ्लेक्स्ड, ठीक है, और वो भी अलग से डायरेक्शन में हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो ये इंडिकेट करता है अर्ब्स पाल्सी और ये जो है वो अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की डैमेज की वजह से होता है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा ये अपर ट्रंक हो गया, अगर थोड़ा सा लोअर ट्रंक पे इंजरी होती है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हैंड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है। और इसको वेटर टिप पोस्चर, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं वेटर टिप पोस्चर, जैसे होटल्स में जैसे वेटर को टिप लेनी होती है तो वो कुछ इस तरीके से बैक हैंड से वो इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो वो टिप इस तरीके से, तो वो इस तरीके से उनका हाथ हो जाता है, वेटर टिप पोस्चर इन अर्ब्स पाल्सी, ठीक है। और क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, जैसे किसी का कोई हमारे पास बर्ड्स होते हैं ना, फिर उनका जैसे पंजा होता है, तो उस तरीके से देखिए इस बच्चे का हैंड कैसा हो चुका है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो वैसा कुछ पंजे की तरह क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी इसकी हो चुकी है। और यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स होते हैं एमसीपी मेटाकार्पल्स जॉइंट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड हो जाते हैं और जो है वो इसके जो फिंगर की जो टिप्स होती हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन से साइट पे इंजरी की वजह से कौन सा डिफेक्ट हुआ और कौन सी कंडीशन कॉज हुई, और इनके जो अनदर नेम है हमारे पास जैसे कि वेडेटिव पोस्चर या क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, वो भी आपको समझ में आ रहा है और इनका पोस्चर भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर कभी कोई पिक्चर आपको दिखाई जाती है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है। अब ये हुआ कैसे, कैसे इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं बच्चों में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए कैसे एक बच्चा जो है यहाँ पे किसी चीज़ के उसका जो अपर जो आर्म है वो स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। उस स्ट्रेचिंग एकदम से स्ट्रेच इंजरी या रप्चर इंजरी जो होने की वजह से जो है वो यहाँ पर इसको इंजरी हो जाती है और जिसकी वजह से आपको मैंने बताया कि उसको अर्ब्स पाल्सी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एक क्लैम्प्लेक्स जो है वो अनदर कंडीशन वो भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन कि कौन सी साइट पर उसका इंजरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन रिजल्ट इन अ हेयरी पैच ऑन द बैक ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक बच्चा है और उसके बैक पे एक हेयरी पैच बना हुआ है, मीन्स एक छोटा सा कुछ ऐसे एक एरिया के ऊपर छोटे हेयर्स की अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। तो वो किस तरीके से कौन सी कंडीशन में होगा। ऑप्शंस है हमारे पास एपिलेप्सी, रिकेट्स, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। सो राइट आंसर जो हमारे पास है दैट इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, और ये जो है वो हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में हमारे पास आते हैं मेनिंजोसील एंड मेनिंजोमाइलोसील। इन डिटेल के लिए जो है वो आप मेरे
चैनल पे इसका वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा प्रॉपर वहाँ पर पूरा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डेट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो हम हर साल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो कौन से दिन पे करते हैं? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च एंड 9 मार्च। सो द राइट आंसर इज 8 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। तो 5-year प्लान हमारे पास थे, उनमें से जो 12th 5-year प्लान था वो हमारे पास लास्ट था, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो आपसे पूछी गई है 2010 to 2015, 2012 to 2017 एंड 2011 to 2016 एंड 2013 to 2018। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज 2012 to 2017 जो था वो 12th 5-year प्लान था। इसमें और भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ 30-year-old प्रेग्नेंट वुमेन is diagnosed with pulmonary tuberculosis, which of the following anti-tuberculosis drug should not be given, ठीक है। तो ये वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था जब ट्यूबरक्लोसिस के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन उसके ऊपर आपसे डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। जिन्होंने वो सुने होंगे ये बहुत ईजी है उनके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 ईयर की ओल्ड वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है और आपके पास उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज किया गया है, तो अब उसको कौन सी ड्रग नहीं देनी है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 30 ईयर ओल्ड, कुछ भी ओल्ड मीन्स कोई भी एज है। प्रेगनेंसी जब आ जाती है तो एक ड्रग है जो हम उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं एंड दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट है आशा फुल फॉर्म, ठीक है। तो आशा वर्कर्स आप सबने सुना होगा, तो आशा का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ वर्कर, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड एक्टिविस्ट सोशल हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल, ये भी मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल जो वो किस में देखने को मिलेगा? ऑप्शन है हमारे पास टाइफाइड, कॉलरा, डाइसेंट्री एंड डायरिया। सो द राइट आंसर इज कॉलरा, ठीक है। तो कॉलरा में जो है वो आपको राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।